दोस्तों, अगर आपका दोस्त या आपके परिवार में से कोई इन बाबाओं में विश्वास करता है तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। हो सकता है आपका दिमाग हिल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। आज हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा, एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक बनाया। ये जो मासूम स्पिरिचुअल चेहरे आपको दिख रहे हैं, इनके पीछे पॉलिटिकल स्कैम से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऐसी कहानियां छुपी हैं जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले ही मैं डिस्क्लेमर देता हूँ। मैं ये वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर बना रहा हूँ और वीडियो में बोले गए सभी वर्ड्स को हमने आर्टिकल 19 की परमिशन के अंडर यूज किया है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं इस फ्रॉड इंडस्ट्री का खुलासा। कहानी की शुरुआत करते हैं दो अलग अलग केसेस के साथ। पहला है आसाराम बापू, जिसके पैरों पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक गिरते थे। जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। और दूसरा है गुरमीत राम रहीम सिंह, अगस्त 2013, जोधपुर, राजस्थान। ये दोपहर का समय था और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय लांबा अपने टेबल पर लंच कर रहे थे कि तभी उन्हें दिल्ली से स्टार न्यूज रिपोर्टर की तरफ से एक कॉल आती है। ये रिपोर्टर अजय लांबा से कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे इनके पैरों से जमीन खिसक गई। गुड इवनिंग सर, मैं आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर में दर्ज FIR से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। जी बताइए। FIR में कथित रूप से आसाराम बापू ने एक माइनर लड़की के साथ किया है। ये रिपोर्टर अजय लांबा से कहते हैं कि क्या आसाराम बापू के नाम पर कोई FIR रजिस्टर हुआ है, जिस पर अजय लांबा कहते हैं कि नहीं, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसी के साथ अजय लांबा फोन काट देते हैं। अजय लांबा अपने फोन को देखते हैं तो वहाँ पर एक मिस्ड कॉल थी, DCP सेंट्रल दिल्ली। अजय लांबा जब वापस फोन ट्राई करते हैं तो वहां से DCP इस न्यूज को कंफर्म करते हैं। एक 16 साल की लड़की ने FIR रजिस्टर किया कि आसाराम बापू ने उनका रेप किया है और FIR कई सेक्शंस पर लगा है, इंक्लूडिंग पॉक्सो एक्ट। आपको अगर नहीं पता तो ये हमारी कंट्री में एक स्पेशल एक्ट है जो कि तभी लगता है जब किसी छोटे बच्चे को सेक्सुअली हैरेस किया गया हो। अब चूंकि ये लड़की केवल 16 साल की थी, इस वजह से आसाराम बापू पर पॉक्सो एक्ट भी लगता है। अब आसाराम बापू उस टाइम पर इंडिया के सभी पॉलिटिशियंस इसके जेब में होते थे और ये रेप हुआ था जोधपुर में ही। इस वजह से जोधपुर पुलिस को ये पूरा मामला सौंपा गया, जहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे अजय लांबा। अब यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया था कि ये रेप एक कुटिया में हुआ। अजय पाल लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैंने कुटिया का लफ्ज सुना मुझे लगा ये कोई छोटी सी झोंपड़ी होगी, क्योंकि आसाराम बापू तो एक सन्यासी थे, वो किसी बड़ी बिल्डिंग में तो नहीं होंगे। इस वजह से मुझे लगा कोई झोंपड़पट्टी होगी। लेकिन अजय लांबा लिखते हैं कि कुटिया के नाम पर यहाँ 2 बेडरूम वाला बहुत बड़ा बंगलो था, जिसमें मॉडर्न बाथरूम, किचन, AC और लग्जरियस डबल बेड था, जिसके ऊपर महंगे मैट्रेस थे। अब यहाँ से आगे लड़की का रिपोर्ट। मेरी उम्र 16 साल है और मैं यूपी के शाहजहांपुर में रहती हूँ। मेरे पिता एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाते हैं और हम कई सालों से आसाराम बापू के भक्त हैं। मैं और मेरा भाई आसाराम बापू के गुरुकुल में पढ़ते हैं, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है। अब बोर्डिंग स्कूल है तो हम रात को भी यहीं पे रुकते हैं। अब यहाँ पर लड़की की आइडेंटिटी छुपाने के लिए हम उसका नाम मीरा रखते हैं, जो कि एक इमेजिनरी नाम है। उसका एक्चुअल नेम क्या है वो हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। अब मीरा कहती है कि 2 और 3 अगस्त के बीच में बहुत ज्यादा बीमार थी और इस बीमारी के बारे में मैंने अपनी वार्डन को भी बोला था, जिसका नाम शिल्पी था। शिल्पी ने दवाई देने के बजाय मुझे रेस्ट करने को बोला। जब मैं अगले दिन भी ठीक नहीं हुई तो मुझे ऑफिस में बुलाया गया, जहां पर मुझसे कहा गया कि आपके ऊपर आत्मा का साया है। इस वजह से मेरे दोनों पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया। जब मीरा के पेरेंट्स स्कूल पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि मीरा के ऊपर बुरी आत्माओं का साया है, इस वजह से कोई भी दवाई इस पर काम नहीं करेगी। आप इसको जाके आसाराम बापू के पास ले जाओ, वही इसका इलाज कर सकते हैं। और इस टाइम पर आसाराम बापू जोधपुर में है, आप जोधपुर जाओ। जब ये तीनों लोग, मीरा और उसके माता पिता, जोधपुर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि आसाराम बापू करीब 200 लोगों के साथ सत्संग कर रहे हैं। जब सत्संग कंप्लीट होता है तो मीरा आसाराम बापू के पास जाती है। आसाराम इस मासूम लड़की की आंखों में देख के बोलता है, हरिओम, आपके अंदर मुझे शैतान दिख रहा है और मैं इसे बाहर निकालने वाला हूँ, लेकिन अभी आप चूंकि लंबा सफर करके आए हो तो जाके आराम करो।
अगले दिन रात 10 बजे आसाराम इन तीनों को कुटिया में बुलाता है। आसाराम इस लड़की के पेरेंट से कहता है कि आप बाहर चले जाओ और वहां बैठ के आप मंतर करो जब तक मैं इसका इलाज करूंगा। इसके पेरेंट्स बाहर जाते हैं और आसाराम अपनी बावर्ची को बुलाता है कि मेरे लिए दूध का एक गिलास लाओ। इससे आगे मीरा का रिपोर्ट। जब मैं कुटिया के अंदर पहुंची तो यहाँ की सभी लाइट्स बंद थी और चारों तरफ अंधेरा था। मैं बहुत डर गई क्योंकि इससे पहले मैं किसी भी आदमी के साथ इस तरह एक कमरे में अकेले नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा आसाराम मेरे गुरु, मेरे भगवान और मेरे मसीहा हैं, इस वजह से मैं उनके पास चली गई। जब मैं अंदर पहुंची तो आसाराम अपनी बेड पे लेटे हुए थे। आसाराम ने कहा आके मेरे साथ बैठ जाओ और उसके बाद करीब 1.5 घंटे बाद आसाराम कहते हैं अपने कपड़े पहनो और निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, एक बात याद रखना, ये यहाँ पर जो भी हुआ इसके बारे में किसी को नहीं बताना। अगर आपने अपना मुंह खोला तो मैं आपके पिता और आपके भाई दोनों को मरवाऊंगा। मीरा जब कुटिया से बाहर निकलती हैं तो वो अपनी होश खो बैठी थी और एक दिन तक वो किसी से कुछ नहीं कहती। अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। लेकिन अगले दिन उससे बोझ रहा नहीं गया और उसने ये सारी स्टोरी अपनी माँ के साथ शेयर की। जब मीरा के पापा को ये बात पता चलती है, जो पिछले कई सालों से आसाराम बापू के फॉलोअर थे, तो वो जाके सीधा आसाराम बापू से मिलना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंचते हैं तो वहां के गेट कीपर ने उन्हें धक्का मार के वहां से बाहर निकाला, क्योंकि ये आर्डर आसाराम बापू की तरफ से ही आया था कि अगर ये लड़की यहाँ इसके पेरेंट से आए तो इन्हें अंदर मत आने देना। इस वजह से ये यहाँ से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां आसाराम बापू के खिलाफ FIR रजिस्टर करवाते हैं। करीब 10 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चलता है कि मीरा कोई अकेली लड़की नहीं, बल्कि यहाँ पर एक सेक्स रैकेट चल रहा है अकेले आसाराम बापू के लिए। वो हर रात एक नई जवान लड़की का रेप करते हैं। आसाराम एक सेक्स एडिक्ट बन चुके थे और इस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए वो इंसुलिन के इंजेक्शन तक लगाते थे। अब ये इंसुलिन की इंजेक्शन वाली कहानी ये कैसे सामने है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इस बात को नोट कीजिए कि आसाराम की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इस वजह से वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगा के हर रोज एक नई लड़की का करते थे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हर रोज एक नई लड़की विक्टिम बन रही थी तो इन लड़कियों ने कभी कंप्लेन क्यों नहीं की। अब उसका रीजन ये है कि आसाराम उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता था जो यहाँ तो बहुत ज्यादा गरीब होती थी या आसाराम के गुरुकुल में पढ़ती थी। अब अगर कोई गरीब लड़की आवाज उठाती थी तो उसे पैसे देके चुप कराया जाता था और जो गुरुकुल की लड़कियां थी उन्हें लगता था कि भगवान ने उन्हें इस खास काम के लिए चुना है। आसाराम उनके भगवान है, इस वजह से अगर वो कोई बुरे संबंध बना भी ले तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई आवाज उठाती थी तो उसे बार बार धमकियां दी जाती थी आसाराम की तरफ से, क्योंकि मैंने बोला उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक आसाराम के चरणों में गिरता था। अब यहाँ से आगे की कहानी सुनकर आपका खून खोल जाएगा। जब पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी तो ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की तरफ से पुलिस पर प्रेशर आ रहा था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन या तो यहीं पे रोक दो या फिर इसे बहुत ही धीमे धीमे आगे बढ़ाओ। लेकिन यहाँ पर कहानी में 3 हीरोज की एंट्री होती है जिन्होंने अपना सब कुछ रिस्क पे डालकर, सब कुछ दाव पे लगाकर इस लड़की को इंसाफ दिलाने की कोशिश की। पहले थे यही डिप्टी कमिश्नर ऑफ जोधपुर IPS अजय लांबा, ACP चंचल मित्रा और SHO मुक्ता पारेख। चारों तरफ से इन पर प्रेशर था, इन्हें थ्रेट्स तक मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने केस को आगे बढ़ाया। और इनकी यही हिम्मत देखकर आश्रम का एक डॉक्टर भी सामने आता है जिसने इस बात को डिक्लेयर किया कि आसाराम बापू हर रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहा था और वो इंजेक्शन मैं ही प्रोवाइड कर रहा था। अब चूंकि अगर बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा था तो यहाँ पर बहुत लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी होगी, लेकिन डर की वजह से कोई सामने नहीं आ रहा था। एट लास्ट 7 विटनेसेस सामने आते हैं आसाराम के खिलाफ गवाही देने के लिए, लेकिन उनमें से भी 3 लोग मारे गए, एक गायब हुआ और एक के ऊपर एसिड अटैक हुआ। इनफैक्ट आसाराम के भक्तों ने पुलिस कार को ब्लास्ट करने की भी साजिश रखी थी। लेकिन फाइनली 25 अप्रैल 2018 को पुलिस की मेहनत रंग लाती है और कोर्ट आसाराम को 16 साल की लड़की के साथ रेप के चार्ज में उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन अजीब बात पता है क्या है, आज के टाइम पर भी करोड़ों लोग आसाराम बापू को अपना भगवान मानते हैं। हर जगह पर आपको लाखों में उनके फॉलोअर्स मिलेंगे जो आज भी उन्हें अपना भगवान मानते हैं। जबकि पुलिस, कोर्ट और CBI ने पूरी तरह से इस केस को एक्सपोज किया, लेकिन इसके बाद भी आसाराम के फॉलोअर्स ये नहीं मानते हैं। अब ऐसा क्यों है इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक और केस सुनिए। ये केस है गुरमीत राम रहीम सिंह का। यहाँ पर भी सेम कहानी, कोर्ट ने इसको भी एक रेपिस्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन इसके बाद भी लोग इसे आज के टाइम तक फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर इसका रीजन क्या है? मे भी आपके दिमाग में इसका आंसर होगा लैक ऑफ एजुकेशन, कि इंडिया की सोसाइटी बहुत ज्यादा एजुकेटेड तो है नहीं, इस वजह से वो इन डोंगियों के झांसे में फंस जाते हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन एक रीजन है, लेकिन अकेला रीजन नहीं है, क्योंकि आप देखो बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी इन डोंगी बाबाओं के झांसे में आते हैं। स्पेशली अगर बाबा 4 इंग्लिश के शब्द सुनाने लगे फिर तो वो बाबा डाबा बन जाता है। ऐसा ही एक इंग्लिश स्पीकिंग बाबा है मार्केट में जो कहता है कि अभी जो मेरी वाइफ है पिछले जन्म में ये मेरी बहन थी। That your wife you felt was a sister from the past life.
ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। Your wife, you felt, was a sister from the past life. इसके अलावा ये बाबा ये भी कहता है कि अगर भगवान मेरे सामने आए, मैं भगवान की भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं भगवान से ज्यादा जानता हूँ। So I am an authoritarian because I don't listen to anybody. I am an absolute authoritarian. If God comes, I will not listen to him because I know better than him. If God comes, I will not listen to him because I know better than him. थोड़ी मर्यादा रखिए। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हुई कि एजुकेशन इज नॉट द ओनली रीजन। इसके अलावा युवल नोआ हरारी बोलते हैं कि लोग जो रिलीजन के नाम पर ब्लाइंड होते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं। इसके मेनली दो रीजन होते हैं। पहला है इंसान की इनसिक्योरिटी और दूसरा है लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो किसी दरिया के किनारे दो बच्चे हैं और दोनों को थोड़ा बहुत तैरना आता है, कंप्लीट स्विमिंग नहीं आती, थोड़ा बहुत तैरना आता है। एक बच्चा बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती, और दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा गरीब है। आपने इन दोनों से कहा कि अगर आप इस दरिया में कूद जाओगे, इसमें तैरोगे, मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। तो आपको क्या लगता है कौन सा बच्चा इसके लिए मोटिवेट होगा? डेफिनेटली वो जो गरीब का बच्चा है वही ऐसा काम करेगा। अब क्यों करेगा? क्योंकि अमीर के पास पैसों की कमी नहीं है, वो अपने आप को इस जोखिम में नहीं डालेगा 5,000 रुपए के लिए। लेकिन दूसरी तरफ गरीब के पास तो पैसे नहीं है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। इस वजह से वो अपनी जान दांव पे लगा सकता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। सेम इज द केस विद बाबा कल्चर। जो इंसान अपने बारे में बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करता है, वो हमेशा इन बाबाओं के चरणों में गिरने के लिए रेडी होता है। जैसे आप वेस्ट की सोसाइटी देखो, फिर आप इंडियन सोसाइटी देखो। इंडिया में भी किसी के पास $1,000 है और वेस्ट में भी किसी के पास $1,000 है, लेकिन उसे पता है कि अगर ये $1,000 चले भी गए, मेरे घर में आग लग गई, यहाँ मेरी डेथ होगी, तो मेरे पीछे इस कंट्री की गवर्नमेंट है जो मेरी फैमिली को अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू आगे बढ़ाएगी। लेकिन इंडिया में उसे पता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो फैमिली सड़क पर आएगी। उस टाइम पर गवर्नमेंट हमारे पीछे नहीं रहती। इस वजह से चाहे यहाँ पर पैसे किसी के पास हो या ना हो, हमेशा वो अपने बारे में इनसिक्योर फील करता है। तो ये तो था पहला रीजन। अब दूसरा रीजन है लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A कहता है कि इंडिया के सभी सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपनी सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दे। हम इस ड्यूटी को फुलफिल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है साइंटिफिक, लेकिन यहाँ क्या होता है सूडो साइंटिफिक टेम्परामेंट। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उस कैर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। इन्हीं सूडो साइंटिफिक बाबाओं को IITs में बुलाया जाता है स्पेशल गेस्ट के तौर पर। कई पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को गोबर से पॉलिश किया जाता है वेंटिलेशन के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में स्टूडेंट्स का गर्मी से हाल बेहाल। उन्होंने कंप्लेंट किया तो प्रिंसिपल साहिबा ने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं और क्लासरूम के दीवारों पर गाय के गोबर का लेप चढ़ा दिया। फिर खुद ही फैकल्टी के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी डाला कि देखो देसी मेथड्स का उपयोग किया जा रहा है। कॉलेज के ब्लॉक सी में गर्मी से निजात पाने के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस को भी बेहतरीन बनाने के लिए काम हो रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब बताओ कैसे सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ेगा? और सबसे दुख की बात यह है कि हिस्ट्री विटनेस है, जिस भी कौम ने, जिस भी कंट्री ने, जिस भी सिविलाइजेशन ने साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा ना दिया, वो हमेशा हिस्ट्री में खत्म हो जाती हैं। जैसे कुछ ही टाइम पहले आप देखो, जब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए तो कोई सोल्यूशन था इंडियन गवर्नमेंट के पास? चुपचाप उन्हें सर झुकाना पड़ा। उसका रीजन क्या है? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल ही नहीं है। और इसी चीज को ओशो ने आज से 40 साल पहले डिटेक्ट किया था। ओशो ने कहा था कि हम लोगों ने अपनी संस्कृति के विपरीत विज्ञान का तिरस्कार किया, और इसी विज्ञान के तिरस्कार करने के कारण हम हजारों साल तक गुलाम रहे। हम गालियां निकालते हैं गोरी को, गजनी को और अंग्रेजों को कि उन्होंने भारत को लूटा, लेकिन ये बात कहने में हमें जरा भी शर्म नहीं आती कि मुट्ठी भर लोग इतने बड़े भारत को कैसे लूट सकते हैं। फिर आगे ओशो कहते हैं कि अभी भी हमारी स्वतंत्रता किसी की कृपा पे निर्भर है। मीन्स अगर हम आजाद हैं तो किसी की मर्जी पे आजाद हैं, अगर वो चाहे तो हमें फिर से दबा सकते हैं। ओशो ने 40 साल पहले ये बात कही थी, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी सोसाइटी की यही हालत है। बाकी हिस्ट्री में जिस भी कौम ने, जिस भी सोसाइटी ने इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा नहीं दिया, वो हमेशा इतिहास के पन्नों में दफन हो जाते हैं। ऐसी एक बहुत ही पावरफुल सिविलाइजेशन थी जिनका आर्किटेक्चर, जिनकी वेल्थ आसमान छू रही थी, लेकिन बस एक चीज की कमी थी, एंड दैट वाज साइंटिफिक टेम्परामेंट। और उस सिविलाइजेशन का नाम था एज़टेक एम्पायर। उस एज़टेक एम्पायर की पूरी कहानी जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।